हेलो फ्रेंड्स। क्लास 10th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वीडियोस की सीरीज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स में यूनिट 1 और यूनिट 2 हमने कवर कर लिया था। अब बारी है यूनिट 3 इवैल्यूएटिंग मॉडल्स। एआई प्रोजेक्ट साइकिल में इवैल्यूएशन 5th नंबर पर आता है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंस ऑफ मॉडल इवैल्यूएशन। हमें किसी भी मॉडल का इवैल्यूएशन करने की जरूरत क्यों पड़ती है? इसको आप ऐसे समझ सकते हो, सपोज आप किसी चीज को सीखते हो तो उसका टेस्ट लेने की जरूरत पड़ती है कि आपने उस चीज को अच्छे से सीख लिया है या नहीं। इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आप सपोज आप कोई गिटार बजा रहे हैं और आपने उसमें कोई धुन निकाली हुई है और या आपने किसी धुन को क्रिएट किया है, तो आप उसमें लगातार अलग अलग तरह के इनपुट्स देकर चेंज करते रहते हैं ताकि आपका वो क्रिएशन और बेहतर से बेहतर होता जाए। इसी चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हो, मान लीजिए स्टडीज में आप कई सारे सब्जेक्ट्स और चैप्टर्स और कॉन्सेप्ट्स समझते हैं। इस लर्निंग को चेक करने के लिए कि आपने प्रॉपरली लर्निंग करी है या नहीं करी है, या किसी टॉपिक को आपने अच्छे से समझा है या नहीं समझा है, आपका टेस्ट या एग्जाम्स लिए जाते हैं। और उस इवैल्यूएशन के अकॉर्डिंग आप ये डिसाइड कर पाते हैं कि आपको किस पर्टिकुलर पार्ट में ज्यादा मेहनत करनी है या ज्यादा ध्यान देना है। तो यही काम एक एआई मॉडल का भी है कि जब एक एआई मॉडल डेवलप हो जाता है तब हम उसको इवैल्यूएट करते हैं whether the model is working properly or not. So evaluation ensures optimal operation, goal achievement and identifies weaknesses for continuous improvement. आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि मॉडल इवैल्यूएशन जो है वो एक इटरेटिव प्रोसेस है। हम बार बार मॉडल को इवैल्यूएट करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस चेक करते हैं और उसमें अगर कोई कमी आ रही है या कुछ ऐसा है कि मॉडल किसी पर्टिकुलर टास्क को नहीं कर पा रहा है या उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा है, तो उसमें रिक्वायरमेंट होती है चेंज करने की, डेटा के साथ या किसी एल्गोरिथम के साथ। आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट इज द सेटअप? जब जब भी हम मॉडल किसी मॉडल को ट्रेन करेंगे तो ट्रेन करने के लिए ये आपको पहले भी बताया था कि डेटा की जरूरत होती है। जो भी डेटा आपने एक्सप्लोर किया हुआ है या मॉडल को डिजाइन करने के टाइम पे आपने जब डेटा को यूज किया होगा, तो जो हमारा इवैल्यूएशन का डेटा है, यानी जिस डेटा को आपने मॉडल को देने के लिए तैयार करके रखा था, उसको हम किस तरह से डिवाइड करेंगे, तो इस टेक्निक को बोलते हैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। यहाँ पर एक चीज आप और देख रहे हो कि वाई स्प्लिट द डेटा। यहाँ पर डेटा को स्प्लिट करने की जरूरत क्यों पड़ती है? Why the split is required? So here you can see provides an unbiased estimate of performance. इसका मतलब ये है कि जब भी हम अपने मॉडल को टेस्ट करेंगे या उसके सामने कुछ न्यू डेटा आएगा, तो उसके लिए वो बायस्ड ना हो या किसी पर्टिकुलर चीज के ही लिए ही फेवर ना करे, इसलिए हमें डेटा को दो पार्ट में डिवाइड करने की जरूरत होती है। एंड इट टेस्ट इफ द मॉडल कैन एफिशिएंटली परफॉर्म इन रियल वर्ल्ड सिनेरियो on new data rather than just memorizing the trained data. मैंने आपको ऑलरेडी आपके इवैल्यूएशन का एग्जांपल दिया कि आपको जब कोई कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है तो कुछ डेटा के साथ आपको लर्निंग दी जाती है और फिर कुछ नए डेटा के साथ आपको एक इवैल्यूएशन या टेस्टिंग की जाती है। और फाइनली जब उस तरह की चीजों को आप, जैसे मान लीजिए आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, अब फिजिक्स में फोर्स का इम्प्लीमेंटेशन आप जब अपने रियल लाइफ में देखते हैं तो कहीं ना कहीं आप फिजिक्स के ही कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर ये देखने के लिए कि रियल वर्ल्ड सिनेरियो में कोई पर्टिकुलर मॉडल टेस्टिंग डेटा के अलावा या न्यू डेटा के साथ अच्छे से वर्क कर पाएगा या नहीं पर कर पाएगा, इसलिए हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट की टेक्निक यूज करते हैं। और इसका मतलब ये है कि जो ट्रेनिंग सबसेट है, यानी जिस डेटा को हम ट्रेनिंग के लिए यूज करेंगे, वो कम से कम 70 to 80% ऑफ द फुल डेटा होना चाहिए। दैट विल बी यूज टू मेक द मॉडल लर्न पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप। यानी एक बल्क में हमने डेटा दे दिया, दैट वाज ऑलरेडी रिफाइंड, दैट वाज ऑलरेडी लेबल्ड और अनलेबल्ड, और उस तरह के डेटा सेट में से जो 70 to 80% डेटा है उससे हम अपने मॉडल को पहले लर्निंग कराएंगे, यानी सिखाएंगे बाय यूजिंग डिफरेंट एल्गोरिथम्स कि किस पर्टिकुलर चीज को किस तरह से हैंडल करना है या कौन से टास्क को किस तरह से हैंडल करना है। और जो हमारे पास फिर 20 से 30% डेटा जो बचा हुआ है, उसको हम टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज करेंगे
कि वेदर द मॉडल इज एबल टू परफॉर्म ऑन द गिवन डेटा और नॉट। तो जब उसके सामने नया डेटा आएगा तो पुराने डेटा की सीखी हुई टेक्निक को वो नए डेटा पे इम्प्लीमेंट करेगा, and that it will use to evaluate the model's generalization ability on unseen data कि मॉडल आपका हर तरह के डेटा पे वर्क कर पा रहा है या नहीं। इसलिए हम लोग ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज द इवेल्युएटिंग द फिट। इज द मॉडल सिक? अब इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए आपने किसी मॉडल का इवेल्युएशन किया, उसको कुछ न्यू डेटा प्रोवाइड किया और आपके मॉडल ने कुछ आपको रिजल्ट दिए। तो देखिए तीन तरह से रिजल्ट मिल सकते हैं। वन इज कॉल्ड एज ओवर फिटिंग, जिसको आप फोर्स फिटिंग भी बोलते हैं। अनदर वन इज अंडर फिटिंग एंड लास्ट वन इज द परफेक्ट फिट। हम किसी मॉडल को अगर ये बोलें कि हाँ इट इज वर्किंग फाइन और इट इज वर्किंग इफेक्टिवली, तो वो अपने परफेक्ट फिट में होगा। लेकिन अगर अगर आपका मॉडल ओवर फिटिंग या अंडर फिटिंग की कंडीशन में आ रहा है या इन दोनों की कैटेगरी में आ रहा है, तब आपको मॉडल के साथ वर्क करने की जरूरत है। अब ओवर फिटिंग क्या होती है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टू गुड टू बी ट्रू, दैट इज लो बायस, हाई वेरिएंस, मेमोराइजेस ट्रेनिंग नॉइज बट फेल्स टू अनसीन डेटा। अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमने डेटा तो बहुत सारा दे दिया। यहाँ पर आप देख रहे हो जो रेड कर्व है दैट इज कॉल्ड एज टेस्टिंग डेटा, जो ब्लू कर्व है दैट इज कॉल्ड एज ट्रेनिंग डेटा, और लास्ट जो ऑरेंज सी लाइन हमारे लिए दिख रही है दैट इज कॉल्ड ओवरफिट। इसका मतलब ये है कि हमारा मॉडल जो है वो हर हर सिचुएशन में आपको अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है। इसको हम बोलेंगे ओवरफिटिंग मॉडल। और अंडर फिटिंग मॉडल का मतलब क्या है कि टू सिंपल टू एक्सप्लेन, हाई बायस, लो वेरिएंस, फेल्स टू कैप्चर अंडरलाइंग पैटर्न। यानी इसको डेटा तो बहुत सारा दिया गया, ट्रेनिंग भी दिया गया, टेस्टिंग डेटा भी दिया गया, लेकिन यहाँ पर आपके जो ट्रेनिंग डेटा के पैटर्न है उनको समझ ही नहीं पाया। जैसे कि नॉर्मली हम बोलते हैं किसी बच्चे को कि मान लो उसे क्लास में कुछ भी समझ में नहीं आया, तो दैट इज कॉल्ड एज अंडर फिटिंग। ओवर फिटिंग का मतलब है कि द स्टूडेंट हैज मेमोराइजेस एवरीथिंग, लेकिन जब उसे कोई नया पेपर, ऐसा पेपर दिया जाता है जो उसकी नोटबुक के बाहर का है या बुक के बाहर का है या क्वेश्चन उसने देखा नहीं है या उसके कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड नहीं है, तो वो बच्चा जो है वो ओवर फिटिंग की कैटेगरी में आ जाएगा कि अपने रटे हुए रटे रटाए डेटा पर तो वो अच्छे से काम कर लेता है, लेकिन जैसे ही उसे थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन या ट्विस्टेड क्वेश्चन दे दिया जाता है तो वहां उसको प्रॉब्लम होती है। दैट इज कॉल्ड एज ओवर फिटिंग। अंडर फिटिंग में क्या होता है कि आप ऐसे समझ लो कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ डेटा बट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। तो जो कि हम टेस्टिंग डेटा पे तो बिल्कुल भी वर्क नहीं कर पाएंगे, या बहुत लो कैटेगरी में वर्क करेंगे जिसका कोई अनएक्सपेक्टेड सा रिजल्ट आएगा, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। सो दैट इज कॉल्ड एज द अंडर फिट मॉडल। परफेक्ट फिट का मतलब है बैलेंसेस कॉम्प्लेक्सिटी, कैप्चर्स डेटा ट्रेंड्स एंड जनरलाइज इफेक्टिवली टू न्यू डेटा। यानी आपने आपके मॉडल ने पुराने डेटा से, जो आपने उसको ट्रेनिंग डेटा दिया था, उसके हर पैटर्न को समझ लिया है, हर एल्गोरिथम को समझ लिया है, और अब आप उसे किसी भी तरह का डेटा प्रोवाइड करेंगे देन इट विल गिव यू द बेस्ट रिजल्ट्स, या जो आपके एक्सपेक्टेड प्रेडिक्शंस हैं उन रिजल्ट्स को डिस्प्ले करेगा। सो इस तरह से जब हम मॉडल को इवेल्युएट करते हैं तो यहाँ इन तीन कैटेगरी से हम पहचान सकते हैं कि हाउ आवर मॉडल इज परफॉर्मिंग, और अगर उसमें किसी सुधार की जरूरत है तो वो हमें इन तीनों कैटेगरी से पता चल जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे द बेसिक टूल किट, एक्यूरेसी वर्सेस एरर। यहाँ पर आपने देखा कि मॉडल की हमने टेस्टिंग की कि वो किस तरह से फिट हो रहा है आपके प्रेडिक्शंस के अकॉर्डिंग, या आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उसमें कितना फिट बैठ रहा है। यहाँ पर हम क्या देखेंगे? देखिए दो चीजें होती हैं, वन इज द एक्यूरेसी एंड अनदर थिंग इज एरर। एक्यूरेसी का मतलब है द टोटल नंबर ऑफ प्रेडिक्शंस दैट आर करेक्ट, एंड एक्यूरेस एरर का मतलब है द एक्शन दैट इज इनएक्यूरेट और रॉन्ग। Accuracy measures how close the prediction is to the true value, and error quantifies how often the model makes a mistake. अब यहाँ पर दो तीन टर्म्स हैं, देखिए एक एक है प्रेडिक्शन, एक है आपका एक्चुअल वैल्यू, और एक है आपकी एरर। अब इस चीज को आप ऐसे समझिए, प्रेडिक्शन का मतलब है, सपोज आपने एक प्रेडिक्शन लगाया कि अगर मैं पूरे साल मेहनत करता हूँ तो मेरे मान लीजिए हाफ ईयरली एग्जाम के लिए आपने प्रेडिक्शन किया कि आपने एक टाइम टेबल बनाया और उसके अकॉर्डिंग आप ये प्रेडिक्ट कर रहे हो कि हाँ मेरे 90% नंबर तो आ जाएंगे। ये क्या है? ये आपका प्रेडिक्शन है। लेकिन अगर इन रिजल्ट आपको 90% नंबर नहीं मिलते हैं, अगर आपको मान लीजिए आपके 75% रह गए, तो वहां पर क्या हुआ? जो एक्चुअल वैल्यू है दैट इज डिफरेंटेड फ्रॉम प्रेडिक्शन, वो वैल्यू प्रेडिक्शन से डिफरेंट हो गई, यानी हम इसको क्या करेंगे? एक एरर की कैटेगरी में डालेंगे। अब मान लीजिए
ऐसा आपके साथ अगले 2-3 एग्जाम में होता है। तो वहां पर क्या हुआ, नंबर ऑफ एरर्स आर इंक्रीज्ड। यानी एक बार एरर कर दी दैट्स ओके, लेकिन आप मेहनत करने के बाद बार बार एरर कर रहे हो तो इसका मतलब नंबर ऑफ एरर्स आर इंक्रीजिंग। आपकी प्रिडिक्शन से आपकी एक्चुअल वैल्यू हर बार डिफर कर रही है, दैट विल काउंट एज नंबर ऑफ एरर्स। तो इसीलिए एरर का मतलब है क्वांटिफाइज हाउ ऑफन द मॉडल मेक्स मिस्टेक्स। नेक्स्ट वी विल सी द फ्लॉ। कैन वी यूज एक्यूरेसी ऑल द टाइम? जब हम एक्यूरेसी की बात करते हैं, देखिए अगर हमने ये कहा कि हमारा मॉडल एक्यूरेट वर्क कर रहा है, ठीक है। अब हमने एक्यूरेट वर्क कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर स्नोफॉल प्रॉब्लम है 1000 डे में, 900 डेज में आपके मॉडल ने प्रेडिक्ट किया कि देयर इज नो स्नो 90%। तो इसका मतलब क्या है, आपका मॉडल 90% सही रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। लेकिन अब है क्या है, यहाँ पर करेक्ट प्रेडिक्शंस तो उसने दे दिए 900, और आपका टोटल डेटा था 1000, तो आपकी एक्यूरेसी हो गई 90%। लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज द इल्यूजन ऑफ एक्यूरेसी, जहां पर ऐसा लगता है कि आपका जो मॉडल है वो बिल्कुल एक्यूरेट वर्क कर रहा है। जैसे एग्जाम का ही जो मैंने अभी आपको इवेल्यूशन का एग्जाम्पल दिया, या आपके टेस्ट जो मैंने अभी आपको एग्जामिनेशन का एग्जाम्पल दिया, उसमें ही आप देखिए, मान लीजिए आपके शुरू के पहले दूसरे तीसरे पेपर तक आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिले, आपके आराम से 92-94% आ गए, और उसको देख के आपने ये समझ लिया कि मेरे 6 सब्जेक्ट में से 4 सब्जेक्ट में तो 90% अबव है, तो मेरा ओवरऑल रिजल्ट 90% अबव ही होगा, जो कि प्रेडिक्शंस के अकॉर्डिंग बिल्कुल रॉन्ग है। तो एक्यूरेसी इज नॉट एक्यूरेट ऑल द टाइम। हर बार हम एक्यूरेसी को, यानी हमेशा गुड टर्म वाली चीजों को, या अगर हमारी हर बार मॉडल अगर हमारी गुड परसेंटेज दे रहा है, या हर बार एक्यूरेट वैल्यू दे रहा है, तो इसको भी हर बार हम सही नहीं मानेंगे बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स। नाउ अनदर थिंग इज द कंफ्यूजन मैट्रिक्स। क्या है ये? अब कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या है, यहाँ पर पढ़ लेते हैं। अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन दैट कंपेयर्स एक्चुअल लेबल्स विथ प्रेडिक्टेड लेबल्स। यानी लेबल्स का क्या मतलब है, कि जो मेरा एक्चुअल रिजल्ट मुझे मिल रहा है वो प्रेडिक्शन से कितना दूर या कितना पास है, कितना मैंने प्रेडिक्शन किया था और कितना मुझे रिजल्ट मिल रहा है, इसके लिए हम क्या करते हैं, कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाते हैं। It gives a clear picture of which specific classes are being predicted correctly and incorrectly, revealing the true nature of the errors। यानी हमारी एरर किस तरह की है यहाँ पर, ये हमें कंफ्यूजन मैट्रिक्स से पता चलता है। एंड दिस मैट्रिक्स इज यूज्ड फॉर डीप डायग्नोसिस, यानी बिल्कुल जिसको हम कहते हैं बिल्कुल तह तक चले जाएं, या बिल्कुल डेप्थ में चले जाएं हम, टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ एन एरर। इसके लिए हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाते हैं। अब आप कंफ्यूजन मैट्रिक्स में देखिए, कंफ्यूजन मैट्रिक्स में देखिए इसको बनाने का तरीका क्या है। एक तरफ लिखा हुआ है एक्चुअल वैल्यू और एक तरफ लिखा हुआ है प्रेडिक्टेड वैल्यू, और दो कॉलम बने हुए हैं यस या नो, और प्रेडिक्शन में भी दो कॉलम बने हुए हैं यस या नो, और एक्चुअल वैल्यू में भी आपके दो कॉलम बने हुए हैं यस या नो। अब आप इस चीज को ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए आपने प्रेडिक्शन किया कि मैं कल स्कूल जाऊंगा, ठीक है, मैं कल स्कूल जाऊंगा। अब ये आपका क्या है, दिस इज कॉल्ड एज पॉजिटिव प्रेडिक्शन। यानी आप किसी चीज के होने के लिए, या आप किसी इवेंट के हैपनिंग के लिए पॉजिटिव हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव रिजल्ट्स। लेकिन एक्चुअल में अगर आप नहीं गए, अब मैंने यहाँ पर क्या वर्ड यूज किया, एक्चुअल। एक्चुअल में यानी टास्क जो होना था वो क्या होना था, एक्चुअल वैल्यू में आप नहीं गए, तो इसको हम बोलेंगे निगेटिव, ठीक है। इसी तरह अगर आप बोलते हैं कि मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा का मतलब है कि आप उस चीज के निगेशन के लिए फेवर में हैं, आप ये कह रहे हैं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तो आपका प्रेडिक्टेड टास्क क्या है कि मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर आप एक्चुअल में चले गए, तो आपके क्या हो गया, एक्चुअल वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव। तो इसी तरह आपने प्रेडिक्शन क्या किया है, वेदर इट वाज अ पॉजिटिव प्रेडिक्शन और नेगेटिव प्रेडिक्शन। पॉजिटिव प्रेडिक्शन वो है कि मैं कल स्कूल जाऊंगा, और नेगेटिव प्रेडिक्शन ये है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। अब एक्चुअल रिजल्ट क्या है कि मैं स्कूल गया, और नेगेटिव रिजल्ट क्या है, मैं स्कूल नहीं गया। तो यहाँ पर हम प्रेडिक्शन और एक्चुअल वैल्यूज को कंपेयर करते हैं बेस्ड ऑन द बिहाफ ऑफ ट्रू और फॉल्स। अगर आपका आंसर ट्रू है देन इट इज यस, और अगर आपका आंसर फॉल्स है देन इट विल कॉल्ड एज नो।
अब यहाँ पर देखिए, इसी से ही हमारी वैल्यू बन जाती है ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव एंड फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव। अब देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, एक्चुअल वॉज ट्रू पॉजिटिव क्या होता है? ट्रू पॉजिटिव का मतलब है कि आपने प्रेडिक्शन तो ट्रू किया था और आपका रिजल्ट भी ट्रू ही आया, यानी आपने कहा मैं कल स्कूल जाऊंगा और आप एक्चुअल में स्कूल चले गए। तो दोनों, यहाँ पर मेरा माउस पॉइंटर है कि यस, प्रेडिक्शन में भी यस लिखा है और मैट्रिक्स में भी यस लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपकी दोनों चीजें पॉजिटिव हैं, तो ये ट्रू भी हो गया और पॉजिटिव भी हो गया, इसलिए हमने इसको मार्क कर दिया। इसी तरह आपने प्रेडिक्शन किया था कि मैं स्कूल जाऊंगा, दैट वाज ट्रू, लेकिन आप नहीं गए, दैट वाज नेगेटिव। तो ये वैल्यू क्या हो गई हमारी? ट्रू नेगेटिव। एक्चुअल वाज नेगेटिव, एआई प्रेडिक्टेड नेगेटिव। एंड इसी तरह से हम देख सकते हैं फॉल्स पॉजिटिव। आपने कहा मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आप चले गए, और यहाँ पर हमारा क्या हुआ कि आपने कहा नहीं जाऊंगा और आप एक्चुअल में नहीं गए। अब इसी को अगर हम मॉडल के केस में समझे तो देखिए, जैसे कि फेस रिकॉग्निशन, एन ऑथोराइज्ड एम्प्लॉय इज करेक्टली रिकॉग्नाइज्ड एंड अलाउड इनटू द बिल्डिंग। यहाँ पर मॉडल का प्रेडिक्शन क्या था कि दैट इट विल रिकॉग्नाइज्ड ऑल द एम्प्लॉयज, और इसने वाकई में एम्प्लॉयज को रिकॉग्नाइज करके बिल्डिंग में जाने के लिए अलाउ कर दिया, यानी ये हो गई हमारी ट्रू पॉजिटिव। यहाँ पर क्या हुआ? स्पैम डिटेक्शन, एन इम्पॉर्टेंट ईमेल इज करेक्टली आइडेंटिफाइड एज नॉट स्पैम गोज टू योर इनबॉक्स। अब यहाँ पर क्या था कि हमारे जो ईमेल थे वो स्पैम डिटेक्ट होने थे, लेकिन स्पैम कौन से डिटेक्ट होने थे? जो अनयूजफुल है। लेकिन आपका कौन सा मेल नॉट स्पैम में चला गया? इम्पॉर्टेंट मेल। तो व्हाट वाज ट्रू नेगेटिव होना क्या चाहिए था? इट शुड फाइंड आउट द actual spam, but it has identify an incorrect spam email। तो ये हो गया हमारा ट्रू नेगेटिव। इसी तरह से फॉल्स पॉजिटिव में एआई फॉल्सली प्रेडिक्टिव अ पॉजिटिव आउटकम, एक्चुअल वाज नेगेटिव एंड एआई प्रेडिक्टेड पॉजिटिव। जैसे कि हम लोग मिनिमोनिक एक करते हैं ना, क्राइंग वुल्फ की, रोज हम बोलते हैं भेड़िया आया, बट इट डिड नॉट कम एक्चुअली। And false negative is AI incorrectly predicted a negative outcome. Out Actual was positive and AI predicted negative। यानी मान लीजिए कहीं पर हमारा एक मॉडल है जो कि फायर को रिकॉग्नाइज कर रहा है, बट इट डिड नॉट रिकॉग्नाइज द एरर ऑफ फायर, जिससे कि बहुत बड़ा नुकसान हो गया, यानी मिसिंग द डेंजर। जो डेंजर होना चाहिए था वो एक्चुअली मिस हो गया। तो इस तरह से ये चारों वैल्यूज को हम यहाँ पर कंफ्यूजन मैट्रिक्स में प्लेस करते हैं वन बाय वन, जिससे कि हमारी एक्चुअल एरर्स जो है मॉडल की, जो एक्चुअल एरर्स है मॉडल की, वो विजिबल होती हैं। रियल वर्ल्ड मैट्रिक्स स्टेट्स क्या हैं? जैसे कि जो हमने चारों वैल्यू पढ़ी, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, उनके कुछ और एग्जाम्पल हैं। जैसे कि एरर क्या थी? द एआई डिटेक्ट्स अ हार्मलेस शेडो ऑन द रोड एंड थिंक्स इट वाज एन obstacle। लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? द कार स्लैम्स ऑन द ब्रेक्स फॉर नो रीजन, annoying पोटेंशियली कॉजिंग अ रेयर एंड क्रैश। यानी अननेसेसरी कार ने ब्रेक लगा दिया, जिससे कि आपका एक अननेसेसरी क्रैशिंग भी हो सकती है। दैट इज कॉल्ड एज फॉल्स पॉजिटिव, कि यहाँ पर कार को नहीं रुकना था बट स्टिल स्टॉप। इसी तरह फॉल्स नेगेटिव, द एरर क्या है? द एआई फेल्स टू डिटेक्ट एन एक्चुअल फायर प्रेडिक्टिंग देयर इज नो थ्रेट एंड द अलार्म स्टेज साइलेंट व्हाइल द बिल्डिंग बर्न्स। यानी आग लगने की जो रिकॉग्निशन है वो आपका मॉडल नहीं कर पाया। दैट, मुझे लगता है ये यहाँ तक के टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगले टॉपिक्स के लिए हम जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।